नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आईएसडी विद रजत इन शॉर्ट एडीआर पे। तो आज हम लोग बायोलॉजी के अंदर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जिन भी लोगों ने वो नहीं देखा है जा करके आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का पैटर्न क्या रहेगा उसको एक बार देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, दैट इज द ब्रांच रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन। देन हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन का एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक क्या क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट या इवोल्यूशंस आए हैं। इस हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, और सबसे लास्ट में हम लोग समझेंगे 7 टैक्सा के बारे में क्या होते हैं। आई होप आपने सुना होगा किंगडम फाइलम वगैरह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है चलिए पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में पहले बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी डिफरेंस पाए जाते हैं। उन डिफरेंसेस को हम कुछ फैक्टर्स के आधार पर देख सकते हैं, लाइक स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं उनके हैबिट्स के बिहाफ पर, हैबिटेट के बिहाफ पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पर और फिजियोलॉजी के बिहाफ पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बायो जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लिविंग यानी लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब आप जानते होंगे डिफरेंसेस या विभिन्नता जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो यानी बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच मौजूद उनके डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी के बिहाफ पर उन्हें स्टडी करते हैं और उसको मिलाकर के हम कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की विभिन्नता। तो इस बायोडाइवर्सिटी को हम किन फैक्टर्स के बिहाफ पर समझते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डाइवर्सिटी है। इसके लिए कुछ ना फैक्टर तो होगा कि भाई ये चीज देखो दोनों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी तो आपने सुना होगा, लोगों के अलग अलग कल्चर के बीच अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। कोई जो होता है जैसे हिंदुओं में अलग अलग त्योहार होते हैं, मुस्लिमों में अलग अलग त्योहार होते हैं, ईसाइयों में अलग होते हैं, बौद्धों में अलग अलग त्योहार होते हैं। तो ये सारे जो डाइवर्सिटी हैं ये कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी कहलाएगा। ऐसे लिविंग डाइवर्सिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच मौजूद उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। ये स्ट्रक्चर के बिहाफ पर डाइवर्सिटी कैसे देखी जा सकती है। तो देखिए, हम लोग अपने आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, यानी जो जीवित लोगों को देखते हैं, यानी जीवित ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का साइज अलग अलग होता है। जैसे हम लोग अपने आसपास देख पाते हैं एक लार्ज एलिफेंट, लार्ज हिप्पोपोटेमस को, उसी की जगह इतने लार्ज एनिमल की जगह कुछ छोटे छोटे से एनिमल्स हैं, लाइक बर्ड्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा आप देख पाते हैं इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, तो ये सब, उसके अलावा एंट होती है। ये सब कितने स्मॉल टू लेकर लार्ज एनिमल्स हमारे आसपास दिखते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स में अगर बात करें, यानी ट्रीज में बात करें, तो यूकेलिप्टस कितना टॉल ट्री है और ग्रास कितना टिनी सा है। ठीक है, उसके अलावा हम देख पाते हैं रोज के पेड़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेसिल्स के पेड़ होते हैं, एकेसिया के पेड़ होते हैं। तो इन सब में भी कितनी ज्यादा हमें साइज वाइज डाइवर्सिटी दिखाई देती है। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ डाइवर्सिटी बनती है वो बनती है ऑन द बिहाफ ऑफ हैबिटेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हर एक टाइप के हैबिटेट यानी हर एक टाइप के एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे ह्यूमन बींग्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फिश होती हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में ही सरवाइव कर सकती हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, लाइक फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है, टर्टोइसेस हो गए। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एयर में सरवाइव करते हैं, कुछ प्लांट्स पर सरवाइव करते हैं।
तो इनके अलग अलग हैबिटेट के बिहाफ पर भी हम डाइवर्सिटी यानी डिफरेंस देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पर फैक्टर ले सकते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो अब कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या ऐसा कह लीजिए उनके मेन एनर्जी का सोर्स क्या होता है। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जैसे कि प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ये सब अपना खाना क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं। जबकि जो ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, या मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। लाइक वो या तो अपना फूड जो है प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। तो यानी न्यूट्रिशन के बिहाफ पर भी हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच डिफरेंसेस देख सकते हैं, विभिन्नता देख सकते हैं। उसके अलावा अगला जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजी क्या है, देखिए हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बनावट है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे वी ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, हम लोगों के पास अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए पूरा एक वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम है। जब वो खाना पच जाता है तो हमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक सर्कुलेटरी ऑर्गन सिस्टम है जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों के पास एक वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जबकि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो हो सकता है इनमें से कोई एक ही सिस्टम मौजूद हो या कोई भी सिस्टम ना मौजूद हो, या फिर वेल डिफाइंड या प्रॉपर वो ऑर्गन सिस्टम मौजूद ना हो। तो ऐसे भी डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तो इन सब डाइवर्सिटी के बिहाफ पर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो वो मिलकर के बनाता है क्या, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी समझ चुके हैं, अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे कि हमें आखिर क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, यानी नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर नीड फॉर क्लासिफिकेशन के अंदर अब देखिए हम लोग अपने आसपास अभी समझ पाए हैं कि कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि भाई आपको क्या करना है, हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, तो ये तो एक बहुत ही ज्यादा टफ कॉल होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक लगभग 17 लाख से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पेसीज की डिस्कवरी हो चुकी है, खोज हो चुकी है। फिर भी जैसे कि मान लीजिए मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप किसी भी बोटैनिकल पार्क में चले जाइए या जूलॉजिकल पार्क में चले जाइए, वहां पर जा करके जब आप किसी स्पेसीज को स्टडी करेंगे तो आप जैसे एक बार गए वहां पर कुछ स्पेसीज को स्टडी किया और फिक्स कर दिया भाई इस पार्क में इतने इतने टाइप की स्पेसीज पाई जाती हैं। आप 6-7 महीने बाद फिर से जब वहां जाएंगे तो ये फिक्स है कि वहां पर आप फिर से कोई ना कोई नई स्पेसीज जरूर पाएंगे। तो इतनी ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा स्पेसीज मौजूद हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी उन सबको ऐसे अलग अलग करके पढ़ने में। तो फिर किया क्या जाए, तो फिर सबसे बेहतर तरीका है कि क्यों ना हम ये ऑब्जर्व करें कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कोई ना कोई सिमिलरिटी हो सकती है, या इन दोनों में कोई सबसे परफेक्ट डिफरेंस क्रिएट होता है। तो उन सब के बिहाफ पर हमें लगा कि भाई ये चीज और ये चीज लगभग ये वाला प्रोसेस सेम दिखा रही है, तो एक काम करते हैं इसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। इसका और इसका ये चीज क्या है, सेम है, इसको अलग ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं, ह्यूमंस और प्लांट्स, इन दोनों के बीच कितने टॉप लेवल के डिफरेंसेस मौजूद हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं जबकि ह्यूमंस उन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो इतना ज्यादा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। उसके अलावा अगर देखें तो भाई प्लांट्स जो होते हैं उनकी फिजियोलॉजी एकदम अलग है, हम लोगों की फिजियोलॉजी एकदम डिफरेंट है। हम लोगों के पास एक वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम होता है, प्लांट्स के पास तो ऐसा नहीं होता है, वो लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हम लोग क्या है, मोबाइल है, मतलब हम लोग इधर से उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जबकि प्लांट्स के पास ये क्वालिटी मौजूद नहीं है। तो इन सब डिफरेंसेस के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं प्लांट एक अलग ग्रुप होगा और ह्यूमंस को एक अलग ग्रुप में डाला जाएगा जो एनिमल्स का ग्रुप होगा। अब एनिमल्स क्या हुए, तो देखा जाए तो यहाँ पर एनिमल्स में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटी नजर आती है। जैसे कि
चिंपैंजी और गोरिल्ला कहे जाते हैं। ये सब भाई अपने एंसेस्टर्स हैं। वी आर द या फिर कह लें कि हम लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनको हम लोग मानते हैं कि एप्स हमारे एंसेस्टर रहे, ठीक है। तो एप्स की अलग अलग जो क्वालिटी लेकर के लोग अलग अलग मॉडिफाई हो गए, इवॉल्व हो गए, वो ह्यूमंस बन गए, कुछ नहीं इवॉल्व हो पाए तो चिंपैंजी ही रह गए, गोरिल्ला ही रह गए। तो इन लोगों के बीच कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है और कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो इन सब के बिहाफ पर हम इनकी ग्रुपिंग करने में बेहतर समझते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्टडी क्या हो सकती है, आसान हो सकती है। तो यहाँ पर ठीक है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया। फिर हम इस क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पर करते हैं? तो जब हम क्लासिफिकेशन को करते हैं तो बायोलॉजी की एक नई ब्रांच यहाँ पर डेवलप होती है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन करना, उनका नेमिंग करना और देन उन्हें क्लासिफाई करना समझते हैं। तो यानी टैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसके पास ये एग्जैक्टली प्लांट है या इसको एनिमल कहना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम वो आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं कि भाई ये चीज़ एग्जैक्टली ये है, फिर हम उसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हेल्प से। फिर उसके बाद हम उन्हें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई इसमें वर्टिकल कॉलम है कि नहीं है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद है कि नहीं है। तो इन सब के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टैक्सोनॉमी को क्या कह सकते हैं? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द लिविंग we identify, name and classify the living organisms। तो आई होप आपको टैक्सोनॉमी तो समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पहले से ही सेम क्लासिफिकेशन आज तक चलता रहा या बीच बीच में हमें और ज़्यादा जरूरत पड़ी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, यानी ग्रुपिंग करने में। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो योगदान दिया था वो दिया था हिप्पोक्रेटिस ने, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 460 बिफोर क्राइस्ट में और 375 बिफोर क्राइस्ट में इनकी डेथ हो गई थी। हिप्पोक्रेटिस को आप लोग जानते होंगे हिप्पोक्रेटिक ओथ के नाम से। हिप्पोक्रेटिस ओथ भी दिलाई जाती है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिप्पोक्रेटिस ओथ भी लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग जानते हैं फादर ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से। मतलब मेडिकल साइंस के फादर के रूप में हम किसको मानते हैं? हिप्पोक्रेटिस को मानते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। मतलब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेडिसिनल वैल्यूज के बिहाफ पर सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। मगर ये क्लासिफिकेशन बेहतर नहीं था सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर समझने के लिए। तो इसके बाद होता क्या है, एक ग्रेट फिलोसफर आते हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है। और इन्हीं के कलीग और कुछ जगह पर माना जाता है इनके स्टूडेंट जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। ठीक है। तो एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने मिलकर के क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो दो कैटेगरीज थी प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इन ये दो ग्रुप्स बनाए और जो सिमिलरिटी प्लांट जैसी रखता था उसको प्लांट की कैटेगरी में डाल देते थे और जो सिमिलरिटी एनिमल जैसी रखता था उसको एनिमल्स की कैटेगरी में डाल देते थे। और ये दोनों जो क्लासिफिकेशन किए थे प्लांट और एनिमल, इनका क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ मोशन। प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जबकि एनिमल्स वो होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी जिनके अंदर लोकोमोशन होता है, यानी मूवमेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो तीन कैटेगरीज कौन थी? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये जो क्लासिफिकेशन किया था ये किया था उनके हाइट या साइज के बिहाफ पर।
हर्ब्स क्या होते हैं जिन्हें शक कहते हैं, यानी जो लाइक जैसे कि ग्रास, घास जो होती है, जिसमें आ जाता है आपका कौन, मिंट है ना, पुदीना होती है, उसके अलावा धनिया यानी कोरिएंडर जो होती है, ये सब किसमें आ जाते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में उन्होंने डाले। फिर श्रब्स की कैटेगरी में क्या, श्रब्स मतलब होता है झाड़ियां, जैसे मतलब जो बहुत ज्यादा छोटी ना हो, मीडियम साइज हो। मीडियम साइज के अंदर एग्जांपल कौन आता है, तो आप जानते होंगे रोज यानी गुलाब के फूल, और बेसिल्स यानी तुलसी का पौधा, ये सब क्या है, झाड़ियां हैं, यानी श्रब्स की कैटेगरी में आती हैं। और आप देख पाते हैं ऐसे ही जो भी हाइट के होंगे उन्हें क्या बोला उन्होंने, श्रब्स बोला। फिर आते हैं ट्रीज यानी पेड़। पेड़ में कौन होते हैं, जो बड़े बड़े से होते हैं, लार्ज हाइट होती है, जिनकी मैक्सिमम हाइट होती है, लाइक एक्केसिया यानी बबूल, उसके अलावा लार्ज बनियान ट्री। तो ये सभी क्या है, कैटेगराइज किए गए थे ऑन द बिहाफ ऑफ साइज और हाइट। इसी तरीके से इन्होंने एनिमल्स को भी कैटेगराइज किया। एनिमल्स का कैटेगराइजेशन उन्होंने दो पैटर्न पे किया। पहला पैटर्न उन्होंने एनिमल के कैटेगराइजेशन में माना ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, मतलब वो एनिमल्स कैसे हैबिटेट में रहते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो लैंड में रहते हो, उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो पानी में रहते हो, ठीक है, एरियल एनिमल्स यानी जो हवा में रहते हो। इसके बिहाफ पर उन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था यानी कैटेगराइज किया था एनिमल को। और सेकंड कैटेगराइजेशन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। उन्होंने माना कि क्या रेड ब्लड सेल किसी एनिमल के अंदर मौजूद है या नहीं, तो कहा अगर रेड ब्लड सेल मौजूद है तो उनको बोला गया इनाइमा, और जिनमें रेड ब्लड सेल मौजूद ना हो उन्हें बोला गया एनाइमा। मतलब अगर किसी एनिमल के अंदर आरबीसी मौजूद है तो उसे इनाइमा, और अगर मौजूद नहीं है तो उसे एनाइमा की कैटेगरी में रखा गया। और ये क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस ने। अब यहाँ पर देखिए, एरिस्टोटल ने ज्यादा फोकस किया था ऑन द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और स्टडी ऑफ एनिमल्स हम करते हैं किस ब्रांच में, जूलॉजी में। इसलिए एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी मानते हैं। और सबसे पहला क्लासिफिकेशन, परफेक्ट साइंटिफिक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने, इसलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी मानते हैं। तो एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट वीडियो में पढ़ा था एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो एरिस्टोटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बायोलॉजी के लिए। सेकंड, इनके जो कोलीग या इनके स्टूडेंट कह लीजिए थियोफ्रेस्टस थे। थियोफ्रेस्टस ने ज्यादा स्टडी की थी प्लांट्स के बारे में, इसलिए थियोफ्रेस्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो स्पीशीज की डिस्कवरी की थी वो किसकी की थी, प्लांट्स की थी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सा एंशिएंट टाइम में एक क्लासिफिकेशन यूज किया गया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर इसके बाद कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, तो देखिए इसके बाद क्लासिफिकेशन किया था एक ग्रेट पर्सन ने, जिनका नाम अभी हम लोगों ने थोड़ी देर में देखा था, कैरोलस लिनियस, ठीक है। और कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, इन्होंने अप्रॉक्स 1758 के आसपास क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था, कुछ फैक्टर्स को यूज किया था जिसके बिहाफ पर इन्होंने क्लासिफाई किया। पहला इन्होंने क्या किया, कहा ये देखेंगे कि भाई उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक, वो मूव कर सकते हैं या मूव नहीं कर सकते, उनमें सेल वॉल मौजूद है या सेल वॉल मौजूद नहीं है। इन सब के बिहाफ पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, और ये क्लासिफिकेशन कहलाया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अगेन इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप रखा प्लांट्स का और सेकेंड ग्रुप रखा एनिमल्स का, यानी प्लांटे और एनिमेलिया, ये दो ग्रुप्स बनाए। प्लांट्स के अंदर तब इन्होंने जगह दी बैक्टीरिया को भी और साइनोबैक्टीरिया, उसके अलावा फंजाई। मतलब आज जो हम लोग जानते हैं ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, यानी अलग अलग किंगडम्स हैं। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया जो एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल है, सॉरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, फंजाई जो एक हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको भी किसके अंदर रखा था उन्होंने, प्लांट्स के अंदर। उसी की जगह एनिमल्स की कैटेगरी में एनिमल्स तो थे ही, साथ ही साथ इसमें प्रोटोजोअन्स को भी रखा।
और प्रोटोजोन्स क्या हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, प्लांट्स और एनिमल्स का। मगर ये क्लासिफिकेशन जो था, इसी वजह से अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक मेथड यूज किया था इसको डिफाइन करने के लिए, लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मूवमेंट के बिहार पर, सेल वॉल मौजूद है कि नहीं, इन सब फैक्टर्स का यूज करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। मगर इस क्लासिफिकेशन में ढेर सारी कमियां थी, क्योंकि बैक्टीरिया का नेचर अलग होता है जो प्लांट से मिलता जुलता नहीं है, फंजाई का नेचर भी थोड़ा सा अलग होता है जो एग्जैक्टली प्लांट से मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आता है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो 1969 में दिया था R.H. विटेकर ने, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर किया, चलिए हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो समझते हैं हम लोग क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने सबसे पहला बेस बनाया टाइप ऑफ सेल का। टाइप ऑफ सेल मतलब कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। देखिए यहां पर कैरियोट जो वर्ड आता है वो रिलेट होता है न्यूक्लियस से। किससे रिलेट होता है, न्यूक्लियस से। तो प्रो का मतलब होता है फॉल्स और यू का मतलब होता है ट्रू। मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया में फ्लोट करता रहता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो अभी हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो सबसे पहला उन्होंने बेसिस माना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक के अंदर उन्होंने रखा किंगडम मोनेरा को। ये मोनेरा कौन है, मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। क्या आते हैं, बैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये सब किस किंगडम के अंदर आ जाते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर। साइनोबैक्टीरिया को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे यानी BGA के नाम से। फिर इन्होंने क्या किया, इस यूकैरियोटिक सेल को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो 2 कैटेगरीज क्या थी कि भैया ये यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर, मतलब यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। कई बार जल्दी लिखने में स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर उन्होंने ये देखा कि उस ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही सेल मौजूद है या फिर एक से ज्यादा सेल मौजूद हैं। तो सिर्फ एक ही सेल वाले किंगडम का नाम पड़ा किंगडम प्रोटिस्टा। इसी के अंदर आता है अमीबा, डायनोफ्लैजलेट्स, ठीक है, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। और वो क्या है, यूनिसेलुलर। याद रखिएगा ऑल प्रोकैरियोटिक और ऑल्सो यूनिसेलुलर, मतलब वो सिर्फ सिंगल सेल से ही बने होते हैं, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि वो कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है, कॉलोनियल बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। और यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन है, प्रोटिस्टा। फिर क्या किया, फिर इस मल्टी सेलुलर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल है। तो अब एक से ज्यादा सेल है तो ये देखा गया कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। तो यहां पर सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट हो उनको बोला गया प्लांट्स, और जिनमें सेल वॉल एनिमल्स, जिनमें सेल वॉल मौजूद ना हो उन्हें क्या बोला गया, एनिमल्स। और जिनमें सेल वॉल मौजूद हो उन्हें फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि वो हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, मतलब वो अपना खाना खुद बना लेते हैं या किसी से उधार मांग के खाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर रखा गया फंजाई किंगडम को और ऑटोट्रॉफिक के अंदर रखा गया किंगडम प्लांट्स को।
तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास टोटल कितने किंगडम यानी कितने मेन ग्रुप्स मिले, 5। एक मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, देन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन कहलाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो किए गए? पहला कि उस सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस है या नहीं है, इस बिहाफ पर। फिर अगर उसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है तो क्या वो सिंगल सेल से बना है या एक से ज्यादा सेल से बना है। फिर अगर वो एक से ज्यादा सेल से बना है तो क्या उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है। फिर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो अपने आप यानी हेट्रोट्रॉफिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक है। तो इस बिहाफ पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। ये क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटकर ने। तो अब यहाँ पर समझते हैं अगला जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया जाता है, दैट इज, और वैसे भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और ये क्लासिफिकेशन कहलाया 3 डोमेन। फिर भी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज हम लोग समझ लेते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन क्या है। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई। पहली कैटेगरी बनी बैक्टीरिया की, दूसरी कैटेगरी बनी आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ट्रू बैक्टीरिया ना बोल करके ऐसा बोलते हैं सिमिलर टू बैक्टीरिया है। और तीसरा बना यूकैरिया। यूकैरिया मतलब बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यूकैरिया। यूकैरिया मतलब ऑल यूकैरियोटिक। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? इसके अंदर आपके प्रोटिस्ट आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा और एनिमल, और बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया अलग। तो ये है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे के बारे में। तो 7 टैक्सा के लिए आपको याद रखने के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक है, KP कमला पसंद कंपनी से फाइल गायब सत्यानाश, ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए के यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किंगडम को। अभी हम लोगों ने देखा था किंगडम 5 टाइप के किंगडम मौजूद है जिन्हें हम लोग सेल के बिहाफ पर क्लासीफाई किए थे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पर क्लासीफाई किए थे। किंगडम के बाद सेकंड जो किंगडम के अंदर क्या होता है, हम उन किंगडम्स को फिर डिफरेंट फाइलम में क्या करते हैं, यहाँ फाइला में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनिमल्स के लिए फाइलम वर्ड यूज होता है जबकि प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें तो फर्दर एनिमल्स को क्या किया गया है, डिफरेंट फाइलम्स में, लाइक कॉर्डेटा फैमिली, प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, इन सभी फाइलम्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जबकि प्लांट्स को क्रिप्टोगेमस, पेंड्रोगेमस जैसे डिवीजन में डिवाइड किया गया है। और ये फाइलम को किन डिफरेंस या सिमिलरिटी के बिहाफ में डिवाइड किया जाता है? तो फाइलम के लिए हम लोग ये देखते हैं कि उनमें मेनली नोटोकॉर्ड मौजूद है या नहीं। उसके अलावा स्ट्रक्चर के बिहाफ पर कि भैया इनका स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ क्रॉल करके चलते हैं, मतलब रेंग कर चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, किसी के 3 जॉइंट लेग होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हम डिफरेंट फाइलम्स को डिवाइड करते हैं। फिर हमारे पास आता है कौन, सी मतलब क्लास। फिर फाइलम को फर्दर कई क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एनिमल के अंदर हम लोग आते हैं कॉर्डेटा फैमिली में, यानी हम लोगों के पास नोटोकॉर्ड यानी वर्टिकल कॉलम मौजूद है। उसके बाद हम लोगों की जो क्लास है वो मैमल्स क्लास है। मैमल्स क्या होते हैं, वो जो एक यंग बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है क्या, कुछ ये जो फाइलम्स होते हैं जैसे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक यंग ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, यानी एक यंग बेबी को बर्थ देते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग को बर्थ देते हैं, उन एग से क्या होता है, यंग बेबी डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यंग बेबी को जो बर्थ देते हैं वो आपका क्लास कहलाती है क्या, मैमेलिया क्लास यानी मैमल्स। फिर उसके बाद आता है ओ फॉर ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में हम ये देखते हैं कि भाई इनका मतलब किसी एनिमल का उसके बेबी के साथ रिलेशन कैसा है, एक परफेक्ट रिलेशन है या नहीं। फिर उसके बाद फैमिली। फैमिली सिंपली क्या होता है कि कौन हमारे रिलेटिव्स हैं, यानी हम दोनों का कोई ना कोई एक एंसेस्टर रहा होगा जहां से हम दोनों लोग अलग अलग डिवाइड हो गए। तो ये जो फैमिली होती है, ये फैमिली के अंदर हम जब चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनका इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है, ठीक है, इनके थंब का जो कैच पोजीशन होती है वो कैसी होती है, इन सब के बिहाफ पर हमने डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड करते हैं। फिर आता है कौन, जीनस, और देन होता है स्पेसीज, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों वर्ड मिलकर के ही क्या करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाते हैं। स्पेसीज का जो
स्पेसीज जो होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफरेंस और सिमिलरिटी देख करके किसी चीज़ को रखते हैं। जैसे कि स्पेसीज जो होते हैं वो लोग एक ही स्पेसीज में आते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करने के बाद जो उनसे बेबी होगा वो एक फर्टाइल बेबी होना चाहिए, इनफर्टाइल बेबी नहीं होना चाहिए, यानी वो भी इंटरब्रीड करके एक यंग बेबी को जनरेट कर पाए या यंग बेबी को बर्थ दे पाए। तो उन सबको हम स्पेसीज के थ्रू कैटेगराइज करते हैं। तो ये होता है हमारे पास 7 टैक्सा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बात करूं तो ह्यूमंस का जो किंगडम है वो किंगडम कौन है? एनिमेलिया किंगडम। उसके बाद ह्यूमन किस फाइलम में आता है? तो आपको पता होगा कॉर्डेटा फाइलम में, यानी इनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। ह्यूमन किस क्लास में आता है? तो ह्यूमंस की जो क्लास होती है वो अभी मैंने बताया मैमेलिया क्लास है, यानी मैमल्स में आते हैं। फिर ह्यूमंस का जो ऑर्डर है वो हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा। फिर उसके बाद जो हमारी फैमिली है उस फैमिली का नाम है होमिनिड। इसी में चिंपैंजी और गोरिल्ला भी आते हैं। फिर उसके बाद होती है कौन? जीनस। जीनस हम लोगों का, सॉरी यहाँ पर होमो, होमो हम लोगों का क्या है? जीनस। और जो हम लोगों की स्पेसीज है उसका नाम है सेपियंस। दैट्स व्हाई वी आर नोन एज होमो सेपियंस। तो ये हमारे पास क्या होता है, देख सकते हैं ह्यूमंस का एक प्रॉपर 7 टैक्सा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब हम धीरे धीरे करके हर एक किंगडम को अलग अलग से पढ़ना चालू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा बढ़िया लगी होगी। ठीक है, तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।